हेलो एवरीवन। बेटा आज हम 4th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने 2 क्लासिफिकेशन है वो कर लिए थे। आज हम करेंगे 3rd क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, या इसको हिंदी में हम कहेंगे गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण जिसमें गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे जिसमें व्यवसाय के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन, ठीक है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, इन सब के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इनके बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या गुणात्मक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले है, इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है इसमें सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में हम इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मेल फीमेल। ठीक है, हेल्दी कितने हैं, अनहेल्दी कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं होता, ये जटिल नहीं होता, बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन होता है ये, जिसमें 2 हिस्सों में, 2 बराबर भागों में बांट दिए जाते हैं कि इतने पुरुष हैं, इतने स्त्री हैं, ये स्वस्थ हैं, ये अस्वस्थ हैं, इतने एजुकेटेड हैं, इतने अनएजुकेटेड हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन। उसके बाद है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण में क्या होता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कैटेगरी हम बनाते हैं। जैसे देखो, आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, एन एग्जांपल ऑफ मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो, इसको सबसे पहले हम 2 भागों में बांटते हैं। जितने भी वर्कर्स हैं उनको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड का मतलब है जो कुशल, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और अनस्किल्ड जो ठीक काम करते हैं, ज्यादा अच्छा काम नहीं करते। फिर जो स्किल्ड है उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, कि जो स्किल्ड है उसमें लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं, शिक्षित कितने हैं और अशिक्षित कितने हैं। ऐसे ही जो अनस्किल्ड हैं उसमें लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं। फिर जो लिटरेट हैं उसमें रूरल कितने हैं और अर्बन कितने हैं। रूरल का मतलब है गांव में, गांव से कितने लोग बिलोंग करते हैं, और अर्बन का मतलब है शहरों से कितने लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर जो इलिटरेट है, जो अशिक्षित हैं, उसमें कितने रूरल हैं और कितने अर्बन हैं। ऐसे ही जो अनस्किल्ड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है, उसको उसमें से जो शिक्षित हैं उसमें कितने गांव के हैं, कितने शहर के हैं। ऐसे ही जो इलिटरेट हैं उसमें कितने गांव से हैं और कितने शहर से हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सारा जो ये क्लासिफिकेशन है, इसको इसलिए मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। इसमें कई आधार पर जो हमारे पास डाटा है उसको बांटा जाता है, इसलिए इसको मैनीफोल्ड या बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट एंड 4th जो क्लासिफिकेशन इज क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या संख्यात्मक वर्गीकरण। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी के हिसाब से जो किया जाता है। ठीक है, इसमें क्वांटिटी के हिसाब से या संख्याओं के हिसाब से क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है। जैसे देखो, आप इसका एग्जांपल देखो। सबसे पहले एनुअल प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट जितना भी मिलता है, जितना कम से कम मिलता है और जितना ज्यादा से ज्यादा मिलता है, उसके बीच का जो पार्ट है उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे देखो, 0 to 1 लाख एनुअल प्रॉफिट लेने वाली कितनी फैक्ट्रीज हैं या कितनी फर्म्स हैं, 5। ठीक है, 1 लाख to 2 लाख एनुअल प्रॉफिट लेने वाली कितनी फर्म्स है, 150। 2 lakhs to 3 lakhs ये है 1500। 3 lakhs to 4 lakhs 800। 4 lakhs to 5 lakhs 400। ठीक है, इस तरह से जो कम से कम है वो 0 है और ज्यादा से ज्यादा है वो 5 lakhs है। तो इसको बीच में हम इसके वर्ग बना देते हैं अलग अलग, और उनको फिर देखते हैं कि इसके जैसे 1 to 2 lakhs लेने वाली कितनी फर्म्स है, 150 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद है आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, या हिंदी में इसे कहेंगे हम चर। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो, ए कैरेक्टरिस्टिक और ए फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। जो अपनी वैल्यू को टाइम टू टाइम चेंज करता रहे। वेरिएबल वही होता है ना, एक होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जो बदलती नहीं है, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। या हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन करनी है तो किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जाता है और इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, जिसमें चेंज होता रहता है और जिसे हम संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। अब जो वेरिएबल होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर, जो कंप्लीट नंबर के हिसाब से जंप करते हैं। जैसे 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। जैसे 5.1, 5.2 ये नहीं होगा बीच में, 5 के बाद सीधा 10 आएगा। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने हैं आपको, ठीक है, तो कितने 30 होंगे, 30 के बाद 31 होंगे, बीच में 30.5 तो नहीं हो सकते ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे, जो पूरा एक एक पूर्णांकों के हिसाब से बढ़ते हैं। और सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पूर्णांकों में जो नहीं बढ़ते, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहेंगे। दैट वेरिएबल एज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू और इंक्रीज नॉट इन जंप्स बट कॉन्टिन्यूअसली और इन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। जैसे आपकी हाइट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 फुट के बाद आपकी सीधी हाइट 6 फुट होगी, नहीं, 5 फुट 1 इंच होगी, फिर 5 फुट 2 इंच होगी, किसी की 5 फुट 3 इंच हो सकती है, किसी की 5'4" हो सकती है। तो जो धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या अखंडित चर उसको हम कहते हैं। तो वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी रो डाटा या शुद्ध आंकड़े। ठीक है। हमने जो इससे पहले चैप्टर्स किए हैं बेटा, उसमें हमने किया है कि एक इन्वेस्टिगेटर है, वो अपने एरिया में जाकर डाटा इकट्ठा करता है। वो एरिया कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई कॉलोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक कागज पर उस टाइम है वो डाटा इकट्ठा करते हुए उसको ऐसे ही अव्यवस्थित रूप में लिख लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो डाटा कहते हैं। जैसे देखो आप देख पा रहे हो ना, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इन स्टैटिस्टिक्स। अब देखो हम जो ये डाटा है, किसी बच्चे ने 30 लिए हैं, 25 लिए हैं, 15, 30 ऐसे लिए हैं सबने, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमें ये नहीं पता रोल नंबर 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 3 के कितने हैं। जो व्यवस्थित नहीं होते, जैसे हमने वो इकट्ठे किए वैसे ही हमने वो एज इट इज एक पेपर पर लिख लिए, ठीक है। वो अभी व्यवस्थित नहीं है, मैनेज्ड नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, रो डाटा कहेंगे। उसके बाद है आपका सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज। हाँ, हमने जो 9th और 10th चैप्टर किया है बेटा, उसमें सीरीज आपने अलग अलग तरह से की सीरीज से मीन, मीडियन, मोड निकाला है, ठीक है। तो आज हम इसमें सीरीज के बारे में ही करेंगे। सीरीज है वो कई तरह की होती है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल सीरीज, ठीक है। तो हम 1 by 1 है इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज इज दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, ठीक है। व्यक्तिगत श्रृंखला वह है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। देखो, अगर हम ये कहते हैं कि 90% से 90 to 95% जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि कितने बच्चों की 91 है, किसके 90, कितने बच्चों की 92 है, कितने बच्चों की 95 है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है,
ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि जो 90% लेने वाले ये 5 विद्यार्थी हैं जिनके ये रोल नंबर है, तो इसमें क्या होता है, हर एक का हमें अलग अलग पता होता है कि 5 विद्यार्थी ये हैं जिन्होंने 90% मार्क्स लिए हैं। तो इसी को ही हम इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे, जिनके अलग अलग माप प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो आप एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे रोल नंबर 1 है 30 मार्क्स है, रोल नंबर 2 के हैं वो 25 मार्क्स हैं, रोल नंबर 3 के 15 मार्क्स हैं, रोल नंबर 4 के 30 मार्क्स हैं। तो इसमें बिल्कुल अलग अलग से क्लैरिटी है कि हमने पता है कि रोल नंबर 1 के 30 मार्क्स उसने ऑब्टेन की है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये लिख दिया कि जो 20 to 30 मार्क्स लेने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें हर एक का अलग अलग माप स्पष्ट हो जाता है, और उसी को ही हम इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं, जिसमें अगर क्लास में 30 विद्यार्थी हैं तो 30 के हमें अलग अलग से पता होता है कि किस विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज को हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। अब देखो जो ये है डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखो 10 है वो 4 टाइम्स आया है। ठीक है, तो आप 10 है वो 4 टाइम्स लिखेंगे, 15 है वो 5 टाइम्स आया है तो 15 है वो 5 टाइम्स लिखेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीरीज को, इंडिविजुअल सीरीज को। नेक्स्ट इज डाटा अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले है वो सबसे बड़ा डिजिट लिखते हैं, जिसे सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं वो लिखते हैं। जैसे 45 है वो हाईएस्ट है। ठीक है, फिर 45 के बाद है 40, फिर 35, फिर 35, फिर 30 है वो 4 बच्चों की हैं। ठीक है, फिर 25 है वो भी 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो इस तरह से जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हम बढ़ते जाते हैं। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हम पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से अरेंज करते हैं। तो इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बेटा आपको जितना मैंने आज करवाया है वो सारा अपनी कॉपी पर लिखना है, आपको फेयर नोटबुक में करना है और साथ ही लर्न भी करना है।